Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last two video lectures में हमने 31 जनवरी 2021 वाले HEC हैट का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस किया था, तो आज हम उसका पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 से कैरी ऑन करते हैं। क्वेश्चन 31 है आपके पास, हाउ मैनी फीट देयर आर इन 4.5 मीटर्स इफ 1 मीटर इक्वल्स 3.281 फीट। वो कह रहा है हमें बताइए 4.5 मीटर्स में कितने फीट होंगे अगर 1 मीटर में 3.281 इतने फीट हों। तो सिंपली आपको जो कन्वर्जन्स दी गई हैं उसको आपने 4.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 मीटर इक्वल्स 3.281 फीट, ये पहला स्टेप है। आपने 4.5 मीटर में फाइंड करने हैं, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.281 कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप 4.5 को जब डेसिमल खत्म करेंगे तो डेसिमल की जगह पे नीचे 1 आ जाएगा और डेसिमल के बाद एक जीरो है तो हम नीचे 10 लिख देंगे। तो 45 डिवाइडेड बाय 10, ये पहली वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय दूसरी वैल्यू में देखिए उसका डेसिमल जब खत्म करेंगे तो डेसिमल की जगह पे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। अब आप देखें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे, यानी कि 1000 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 3281 डिवाइडेड बाय 1000। अब न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 45 मल्टीप्लाई होगा 3281 के साथ, तो आपके पास आएगा 147645, और डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई होगा 1000 के साथ, तो वो 10000 आ जाएगा। अब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से डेसिमल जाने के लिए आप देखें नीचे 4 नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो आप डेसिमल को 4 डिजिट्स लेफ्ट मूव कर देंगे तो आपके पास 14.7645 फीट आ जाएगा। तो 4.5 मीटर्स में इतने फीट एग्जिस्ट करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ पर्सन ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 डेज। वो कह रहा है एक आदमी ए है जो एक काम 10 दिनों में कंप्लीट करता है, एंड पर्सन बी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 12 डेज। वो कह रहा है एक और पर्सन है जिसका नाम बी है और वो सेम काम 12 डेज में खत्म करता है। हाउ मच टाइम इट विल टेक इफ दे वर्क टुगेदर। वो कह रहा है हमें बताइए अगर हम दोनों को कंबाइन वर्क पे लगा दें तो ये कितना टाइम लेंगे इसी टास्क को कंप्लीट करने में। अब आपको इसका ट्रिक सोल्यूशन पता है, जब भी दो इंडिविजुअल इंसानों का काम हमें पता हो कि इतनी देर में करते हैं और हमें यह कहा जाए कंबाइंड वर्क फाइंड करना है, तो आप न्यूमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में दोनों को एड अप कर देते हैं। ये इसका ट्रिक है। तो आप ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी करेंगे, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 12 है, तो न्यूमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई बाय 12 और डिनोमिनेटर में 10 प्लस 12 करेंगे। तो 10 12 आर 120 और 10 प्लस 12 22, तो 120 डिवाइडेड बाय 22, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के साथ कैंसिल करें, 2 6 आर 0, 2 0 आर 0, 60 ऊपर आ जाएगा और 2 11 आर 22, 11 नीचे आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 11 डेज आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जब पेपर में आया था तो जो ऑप्शंस थे वो आपके पास डेज की फॉर्म में नहीं थे, वो इस तरह थे 5 दिन 10 घंटे, 5 दिन 15 घंटे, 5 दिन 11 घंटे, इस तरह करके ऑप्शंस थे। तो हमें अब इस डेज को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर हम इन दिनों को घंटों में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाय 24। अब जो 24 है वो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1440 डिवाइडेड बाई 11, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 131 आवर्स बनते हैं। अब 131 आवर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, 120 आवर्स प्लस 11 आवर्स। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि 120 आवर्स में क्यों ब्रेक किया, बिकॉज 120 आवर्स को मैं 5 दिन बोल सकता हूं। 120 को मैं लिख सकता हूं ना 5 इंटू 24। 5 इंटू 24 का क्या मतलब है, यानी कि 5 दिन की बात हो रही है, एक दिन में 24 घंटे प्लस 11 आवर्स। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 5 डेज एंड 11 आवर्स आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 33 है, इफ 3x प्लस 9y इक्वल्स 12 एंड 10x माइनस 18y इक्वल्स 24, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं,
आपने उनमें एक्स और वाई की वैल्यूज बतानी है कि वो क्या हैं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने की एक ट्रिक की वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड की है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख भी सकते हैं। हम उसी मेथड को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो ट्रिक सोल्यूशन क्या है, आपने सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को राइट डाउन कर लेना है। मैंने लिख लिया 3x प्लस 9y इक्वल्स 12, 10x माइनस 18y इक्वल्स 24। ये मैटर नहीं करता कि आपने पहली इक्वेशन को ऊपर लिखना है या दूसरी को ऊपर लिखना है, आप किसी को भी ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। अब ट्रिक स्टार्ट कैसे होती है, सबसे पहले आपने ऊपर वाली इक्वेशन का y कोएफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली इक्वेशन का y कोएफिशिएंट क्या है, +9, और नीचे वाली इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है, 24। तो 9 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आता है, 216। तो हमने नीचे फर्स्ट स्टेप में देखें लिखा x इज इक्वल टू 216, ये पहली वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने माइनस साइन डालना है फार्मूले का। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन का कांस्टेंट नीचे वाली इक्वेशन के y कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है, 12, और नीचे वाली इक्वेशन का y कोएफिशिएंट क्या है, -18। माइनस साइन साथ रखना है, याद रखिएगा। अब 12 और -18 को मल्टीप्लाई करें, -216 आएगा। तो ये मैंने आगे लिख दिया -216। अब आपने डिनोमिनेटर में आ जाना है। डिनोमिनेटर के लिए आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली इक्वेशन का y कोएफिशिएंट है वो नीचे वाली इक्वेशन के x कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 9 इंटू 10 90 हो जाएगा। तो नीचे देखें मैंने 90 लिख दिया। उसके बाद आप माइनस साइन लगाएंगे फार्मूले का, और फिर लास्ट वैल्यू के लिए क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन का x कोएफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन के y कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर वाली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है, 3, और नीचे वाले के लिए क्या है, y का कोएफिशिएंट -18 है। माइनस साइन साथ रखना है, याद रखिएगा। 3 इंटू -18 -54 आ जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो 216 प्लस 216 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 90 और आगे माइनस इंटू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, +54 हो जाएगा, 90 + 54। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 216 और 216 को ऐड करेंगे तो 432 बनेगा। डिनोमिनेटर में 90 + 54 करेंगे तो 144 बनेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। 144 3 आर 432 होता है, तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब आप ये x की वैल्यू ऊपर दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। मैंने पहली इक्वेशन में पुट किया है, 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 की वैल्यू 3 आ जाएगी, प्लस 9y इक्वल्स 12। अब 3 3 9 होता है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 - 9 इक्वल्स 3, तो 9y इक्वल्स 3 आ जाएगा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे 9 है उसको जब उधर लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 3/9, 3 1 3, 3 3 9 होता है, तो y की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो आप कहेंगे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1/3 है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 है। अ पर्सन सोल्ड अ प्रॉपर्टी इन 1 मिलियन। वो कह रहा है एक आदमी है जिसने एक प्रॉपर्टी सेल की है 10 लाख रुपए में, यानी कि 1 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। द कमीशन एजेंट गेट्स 10% कमीशन। जो कमीशन एजेंट है वो अपनी कमीशन 10% रखता है एंड पेज 12% एज इनकम टैक्स। और जो उसने कमीशन ली है उस कमीशन में से 12% वो इनकम टैक्स पे करता है। हमने ये बताना है कि उसकी इनकम टैक्स की जो अमाउंट है वो कितनी है। तो अब आप इसका ट्रिक सॉल्यूशन फाइंड करें। आपने जस्ट ये फाइंड करना है कि 12% ऑफ 10% ऑफ 1 मिलियन ये कितना होगा। आसान लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि उससे जो कमीशन मिला है उस कमीशन की अमाउंट में से वो कितना टैक्स पे करेगा वो हमने बताना है। तो 12% ऑफ 10% ऑफ 1 मिलियन को हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12% की जगह पे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 10% की जगह पे 10/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 1 मिलियन की जगह पे 10 लाख आ जाएगा। अब आप देखें डिनोमिनेटर में टोटल 4 जीरोज हैं और न्यूमिनेटर में आप जो 10 लाख की जीरोज हैं उसमें से 4 जीरोज कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी बचेगा 100। 12 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो टैक्स की जो अमाउंट आएगी वो आपके पास 12,000 रुपीज आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन 35 है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट अ रेट ऑफ 10% इफ परचेजिंग कॉस्ट इज ₹15,000। वो कह रहा है हमें बताइए प्रॉफिट की अमाउंट कितनी होगी। जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 10% है और परचेजिंग कॉस्ट हमें दी गई है 15,000 रुपीज।
अब आपको इसका ट्रिक सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। आप जस्ट परसेंटेज को परचेजिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ सकता है। आप इसमें परसेंटेज प्रॉफिट वाला फार्मूला भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परचेजिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप वो फॉलो नहीं करना चाहते तो सिंपली आप 10% को परचेजिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट जो है वो 10% ऑफ 15,000 होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% की जगह पे 10/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 15,000 की जगह पे 15,000 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं, वो 15,000 की 2 जीरो से कैंसिल होकर बाकी 150 बचेगा। तो 10 इंटू 150 करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो 1500 रुपीज आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 है। एनालॉजी बतानी है स्टीयरिंग और कार की। अब आपको पता है स्टीयरिंग किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम कार का बैलेंस मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टीयरिंग इज यूज्ड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द कार। अब हमने वो ऑप्शन, वो पेयर फाइंड करना है जिसमें जो पहली चीज है वो दूसरी चीज को मेंटेन करने के लिए, दूसरी चीज का बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूज की जानी चाहिए। तो नीडल एंड क्लोथ, नीडल जो है वो क्लोथ को सीव करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए नहीं होती। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद है जी पैडल और कैनॉय। कैनॉय कहते हैं, आप देखें पानी के ऊपर चलने वाली जो कश्ती होती है ना, जिसको हम मैनुअली अपने पांव के साथ चला रहे होते हैं, तो उसको कैनॉय बोला जाता है। तो कैनॉय किस चीज के साथ चलती है, पैडल के साथ चलती है। तो पैडल्स आर यूज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ कैनॉय। तो ये आपके पास सबसे बेस्ट सुटेड एनालॉजी है। तो आप ऑप्शन बीटा को टिक करेंगे। जो ऑप्शन सी और डी है वो भी बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूज नहीं होते। तो आपके पास ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 37 है। एनालॉजी बतानी है कोल एंड थर्मल की। अब कोल कहते हैं कोयले को और थर्मल कहते हैं हीट को। तो आपके पास कोल जो है, कोयले को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कोल इज यूज टू प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी। हमने पहले नंबर पे वो चीज बतानी है जिसका इस्तेमाल होकर दूसरे नंबर वाली एनर्जी पैदा होनी चाहिए। तो पावर एंड एनर्जी, ये आपके पास करेक्ट नहीं है। पावर इज नॉट यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। फिर आपके पास बल्ब और लाइट है, ये भी उस तरह का रिलेशन नहीं है। एयर एंड एटमॉस्फेयर, ये भी नहीं है। वाटर एंड हाइडल, वाटर जो है उस पानी को हम इस्तेमाल करते हैं हाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपके पास ये आंसर करेक्ट होगा, वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस हाइडल एनर्जी। तो आप ऑप्शन डेल्टा को टिक कर देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन 38 है। एनालॉजी बतानी है बुक और पब्लिशर की। अब आपको पता है कि बुक एक ऐसी चीज है जिसकी प्रोडक्शन कौन करता है, एक पब्लिशर करता है। पब्लिशर का काम क्या है कि वो बुक को प्रोड्यूस करता है। तो पहले नंबर पे कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको प्रोड्यूस करने वाले बंदे का नाम दूसरे नंबर पे होना चाहिए। तो मूवी और डायरेक्टर, ये रिलेशन दुरुस्त नहीं है। डायरेक्टर का काम डायरेक्शन देना होता है। फिर आपके पास है जी न्यूज़पेपर और राइटर। न्यूज़पेपर का जो प्रोड्यूस करता है वो एडिटर होता है, वो राइटर नहीं होता। फिर आपके पास है जी एक्ट और नॉवलिस्ट। एक्ट जो करता है वो एक्टर कहलाता है, वो नॉवलिस्ट नहीं कहलाता। तो ये भी दुरुस्त नहीं है। फिर है जी फिल्म और प्रोड्यूसर। आपको पता है कि फिल्म प्रोड्यूस जो करता है वो आपके पास प्रोड्यूसर कहलाता है। तो आप ऑप्शन डेल्टा को टिक करेंगे। अ फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर। ऑप्शन डेल्टा विल बी योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 है। कंसीडर द लार्जर सर्कल एंड एन इनर सर्कल। वो कह रहा है दो सर्कल कंसीडर कीजिए, एक लार्जर हो और दूसरा सर्कल जो है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर होना चाहिए, इनर सर्कल। पॉइंट ए इज द सेंटर ऑफ द लार्जर सर्कल। जो बड़ा सर्कल है उसका जो सेंटर है वो पॉइंट ए है। एंड पॉइंट बी इज द कोइंसाइडिंग पॉइंट ऑफ बोथ सर्कल्स। और जो पॉइंट बी है वो दोनों सर्कल्स का कोइंसाइडिंग पॉइंट है, मतलब वो पॉइंट है जिसपे दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट है उनका। तो पॉइंट बी हमने कोइंसाइडिंग पॉइंट शो कर दिया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 7 सेंटीमीटर। वो कह रहा है अगर ए और बी के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर हो, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल। तो हमें बताइए जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया कितना होगा। अब डायग्राम में आप देख सकते हैं जो ए है वो आपके पास सेंटर है और जो बी है वो उनका कोइंसाइडिंग पॉइंट है। अब बी पॉइंट को आप किसी भी जगह पे शिफ्ट कर लें, ए और बी के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो बड़े सर्कल का रेडियस ही बनेगा।
तो आसान लफ्जों में मैं यूं कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस ए और बी के दरमियान में हमें दिया गया है, यह बड़े सर्कल का रेडियस है। तो आपने बड़े सर्कल का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आपने आर की जगह पे ये जो डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान के 7 सेंटीमीटर पुट कर देना है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर में 7 है और जो 7 स्क्वायर है, एक 7 डिनोमिनेटर वाले 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी एक 7 बचेगा। तो 22 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 7 आर 154। तो आपके पास जो लार्जर सर्कल का एरिया है वो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 है। सिनोनिम बताना है रिफ्यूट का। रिफ्यूट का मतलब होता है मुस्तरद कर देना या गलत साबित कर देना, झूठा साबित कर देना। तो इसके जो सिनोनिम है वो आपके पास डिस्प्रूव हैं, कंफ्यूट हैं, डिमोलिश हैं, इनवैलिडेट हैं और डिसक्रेडिट हैं। इन वर्ड्स में से अगर कोई भी आपके ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपके पास रिफ्यूट का सिनोनिम कहलाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 है। सिनोनिम बताना है इमेसिएटेड का। इमेसिएटेड कहते हैं कमजोर, लागर या फिर कमजोरी के मीनिंग में आता है ये। तो आपके पास इसके जो सिनोनिम है वो आपके पास थिन होंगे, दुबला पतला, स्केलेटल या स्किनी, फ्रेल या लीन। इन वर्ड्स में से अगर कोई भी आपके ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपके पास इमेसिएटेड का सिनोनिम कहलाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 42 है। सिनोनिम बताना है अबेस का। अबेस कहते हैं रुस्वा कर देना या जलील करना या बेइज्जत करना। तो आपके पास इसके जो सिनोनिम है वो आपके पास ह्यूमिलिएट हैं, शर्मिंदा करना, डिग्रेड करना, डिग्रेड है, डिसग्रेस है, इंसल्ट है, मॉर्टिफाई है। तो इन वर्ड्स में से अगर कोई भी आपके ऑप्शन में मौजूद है तो आपके पास अबेस का सिनोनिम कहलाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 43 है। सिनोनिम बताना है अब्रेशन का। अब्रेशन कहते हैं गुमराही को, या कोई राइट पाथ से डेविएट कर रहा है, डेविएशन फ्रॉम राइट पाथ, तो ये उस मीनिंग में आता है। राह रास्त से भटक जाना, इस मीनिंग में आप कह सकते हैं। तो इसके जो सिनोनिम है वो आपके पास एनोमली है, इरेगुलरिटी है, एबनॉर्मेलिटी है, डाइवर्जेंस है, डेविएशन है। तो इन वर्ड्स में से अगर कोई भी आपके ऑप्शन में मौजूद है तो आपके पास एब्रेशन का सिनोनिम कहलाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 44 है। सिनोनिम बताना है रिपील का। रिपील का मतलब होता है मनसूख करना या तनसीख करना, कैंसिल कर देना। आपके पास इसके क्या सिनोनिम हो सकते हैं? रिवोक है, कैंसिल है, रिवर्स है, नलीफाई है या वॉइड है। इन वर्ड्स में से अगर कोई भी आपके ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपके पास रिपील का सिनोनिम कहलाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 45 है। सिनोनिम बताना है असिस्ट का। असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना। तो आपके पास इसके जो सिनोनिम है वो हेल्प है, एड है, सर्व है, ऑब्लाइज है और ग्रेटिफाई है। इन वर्ड्स में से अगर कोई भी आपके ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपके पास असिस्ट का सिनोनिम कहलाएगा। जो स्टूडेंट्स गेट, नेट और हैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स डिलीवर किया जाएगा। वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। Thank you so much for watching full video. Please like, share and subscribe for more videos. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.